वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मोदी सरकार ने वक्फ बिल को संसद से पास कराकर अपना बड़ा चुनावी मुद्दा पूरा कर लिया है। इसके पहले सरकार राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के अपने चुनावी वादे पूरे कर चुकी है। अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार के एजेंडे पर अगला कानून कौन सा है। एक देश एक कानून को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इस पर अभी जेपीसी में चर्चा चल रही है, इसलिए ये बिल संसद में पेश होने में अभी वक्त लगेगा। तो क्या मोदी सरकार अब यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है? अभी तक तो वक्फ बिल पर ही इतना हंगामा हो रहा था, अब यूसीसी पर भी अगर काम शुरू हो गया है, जो कि शुरू हो ही गया है, और अभी से नहीं लगातार अलग अलग मौकों पर इस पर चर्चा होती रही है। सुमीर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, कॉमन सिविल कोड अभी बाकी है, इस पर पहले एक रिएक्शन मैं जरा दर्शकों के सामने रख दूं, फिर आपके पास आ रही हूं। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान गौरव प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। वे भली भांति जानते थे कि भारत और भारतीय समाज के लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। अब देखिए, एक देश एक चुनाव तो ऑलरेडी जेपीसी के पास है, इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन एक देश और सभी के लिए कानून भी एक, इस पर अब तैयारी हो रही है। मोदी सरकार का इशारा, फिर पुष्कर सिंह धामी का जो हमने ये बयान अभी दर्शकों को सुनाया। वक्फ के बाद एक और मिशन, सबसे बड़ा मिशन यूसीसी। समीर जी, देखिए, निश्चित रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में प्रमुख रूप से रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करती थी, आर्टिकल 370 का जिक्र करती थी। उत्तराखंड में जिस तरीके से लागू हुआ है और उसके बाद पूरे देश में उसकी जो चर्चा हुई है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो शासित जो राज्य है वहां पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। और अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी भोपाल गए हुए थे, वहां उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली थी, मुख्यमंत्री के साथ आवास पर चर्चा की थी। उस बैठक में भी उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिक्र किया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य है, गुजरात में कमेटी बना दी गई है, दूसरे राज्यों में चर्चा चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे बढ़ेगी। अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या इसे खुद लेकर पहले आती है या भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य है वो इसे अपने राज्यों में लागू करते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार लागू करती है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, लेकिन मुझे लगता है कि एक देश एक चुनाव जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता पे पहले है और मुझे लगता है कि 2029 में उसे लागू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक देश एक कानून को लेकर 7 सदस्यीय कमेटी रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी अध्यक्षता में बना दी गई थी, उसके बाद रिपोर्ट सौंप दी गई है। कह रहे हैं कि फिलहाल 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ही बिल्कुल एक सबसे बड़ा एजेंडा है, लेकिन नेक्स्ट एजेंडा इसका यही है, यूसीसी ही है। विजय जी,
क्योंकि वरना फिर ये बयान क्यों आता? नहीं, बयान की बात नहीं, दो महत्वपूर्ण काम हुए अभी जी, यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। एक तो अब प्रधानमंत्री जी ने नया नाम दे दिया उसको, पहले यूसीसी हम कहते थे, अब उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड कर दिया है। दो बड़ी बात हुई, एक तो उत्तराखंड सरकार ने उसको लागू कर दिया है, कुछ और राज्य सरकारों में इसकी तैयारी हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, गुजरात में हो रही है, वो है। लेकिन उससे बड़ा काम क्या हुआ है कि जो 22nd लॉ कमीशन था उसने यूसीसी पर बड़ी चर्चा की थी, बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन जो उनके जज साहब थे, चेयरमैन थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, लॉ कमीशन का कार्यकाल पूरा हो गया, तो वो उसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। तो सरकार इस हफ्ते 23rd लॉ कमीशन की गठन कर रही है और जो जस्टिस हैं उनको वहाँ पर अपॉइंट कर रही है, चेयरमैन को और मेंबर्स को कर रही है। तो जैसे ही वो काम पूरा होगा, मुझे लगता है, क्योंकि पिछले वाला जो लॉ कमीशन था उसने काम पूरा कर लिया अपनी तरफ से मोटे तौर पर, लेकिन रिपोर्ट उसने सबमिट नहीं की थी। तो जब 23rd लॉ कमीशन बन जाएगा तो वो कितना टाइम लगा था, मतलब ये नहीं है कि अगले हफ्ते आ जाएगी, लेकिन वो जल्दी से जल्दी इस पर काम करेगा, रिपोर्ट लेकर आएगा। दूसरी बात, उसके साथ साथ राज्यों में वो काम करेंगे, ये माहौल बनाया जाए। तीसरी बात यह है कि यूसीसी संविधान में जो जिक्र किया गया, नीति निर्देशों में उसको शामिल किया गया था, तो सरकार बार बार कह रही है कि बाबा साहब की बात थी, कांग्रेस ने लागू नहीं किया। और जो एक देश एक चुनाव है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, आप उसको आसान मत समझिए। लग रहा है यूसीसी से ज्यादा हाँ, इसीलिए लग रहा है वो यूसीसी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका जो एक पहला स्टेप है कि पहले तो ये हो, सेंसस हो, जनगणना हो, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन हो, डिलिमिटेशन के बाद सीटों को बढ़ाने का काम हो, और उसके बाद एक देश एक चुनाव हो। तो मुझे किसी हाल में नहीं लगता कि वो 2029 में एक देश एक चुनाव पर हम बढ़ेंगे, मतलब फैसला वो चुनाव एक देश एक चुनाव वाले नहीं होंगे। ठीक, आगे बढ़ेगी सरकार। एक बड़ी खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद से आ रही है। मुर्शिदाबाद हत्याकांड में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हरगोविंद और चंदन दास हत्याकांड में ये गिरफ्तारी हुई है। कालू नादाब और दिलबार नादाब गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी बांग्लादेश की सीमा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों पिता पुत्र की हत्या हुई मुर्शिदाबाद में, इस मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मुर्शिदाबाद हत्याकांड में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हरगोविंद और चंदन दास हत्याकांड में ये गिरफ्तारी हुई है। हम अभी थोड़ी देर पहले जब बंगाल पर डिस्कशन कर रहे थे, विनोद जी यही बात कर रहे थे कि पुलिस अगर है तो फिर काम करते हुए दिख क्यों नहीं रही है, कानून का शासन है तो वो कानून काम करता दिख क्यों नहीं रहा है। 2 गिरफ्तारियां भी हुई है। नहीं, ये अच्छी बात है, कम से कम 2 लोग गिरफ्तार किए गए, और ये दोनों इसमें बांग्लादेश सीमा से बता रहे गिरफ्तार किए, तो क्या बांग्लादेश भागने की फिराक में थे? अगर वहाँ सीमा से पकड़े गए, हो सकता है बांग्लादेश से आए हों, ये कांड करके चले गए जो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये तो जांच में आएगा सामने। लेकिन अगर गिरफ्तारियां कल परसों में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, करीब खबर आई थी, करीब 140-43 लोग गिरफ्तार पकड़े गए थे, अब हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार हो जो भी है। लेकिन ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हत्याकांड जो हुआ था बड़ा दुखद और दर्दनाक, जो हत्याकांड जो पिता पुत्र जो मूर्तिकार थे उनकी हुई थी, अगर उसमें शामिल है तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी तरह अगर बंगाल पुलिस थोड़ा और ज़्यादा सक्रिय हो तो जैसे 24 परगना में जो हिंसा हुई है उनके दोषियों को गिरफ्तार करें और लोगों को आश्वस्त करें भाई कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस की है। और जो लोग अपना घर छोड़ करके कैंपों में आ गए हैं, कि स्कूल को शायद बनाया गया, हम लोग देख रहे थे, बिल्कुल मजबूर कर दिया गया अगर हिंदुओं को पलायन करने पर, तो ये रुकना चाहिए। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार मुर्शिदाबाद से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। ओंकार, ये दोनों जो गिरफ्तारियां हुई हैं, दोनों गिरफ्तारियां कहां से हुई हैं? ये क्या पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं या बांग्लादेशी हैं? जी देखिए, बाप और बेटे का मर्डर जो हुआ पिछले शनिवार को, उस घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक है कालू नदाब और इसके साथ साथ और एक जो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कालू नदाब के घर बीरभूम में है और दूसरे जिसको गिरफ्तार किया गया है उनके घर मुर्शिदाबाद जिले के बांग्लादेश के एकदम जो बॉर्डर है, बॉर्डर के करीब उनका घर है और घर से उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, एक जन बीरभूम के, दूसरे जन मुर्शिदाबाद के।
तो कहीं ना कहीं जैसे कि देखा गया था कि शनिवार रात को बाप और बेटे को धारदार हथियार से वार किया गया लगातार, और वार करने के बाद उनका मौत हो गई घटनास्थल पर ही। तो घर के भीतर घुस के ये दोनों बाप और बेटे को मारा गया था। तो कहीं ना कहीं कितने खौफनाक हो सकता है ये पूरा जो माहौल बना हुआ था उस वक्त, वो ये समझा जा सकता है। तो सब मिला के कुल मिला के आज सुप्रीम सरकार जो कि एडीजी साउथ बंगाल है, उन्होंने ये पूरा बात बताया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुका है। दोनों में से एक घर है बीरभूम जिला में और दूसरे के घर मुर्शिदाबाद में है। तो कहीं ना कहीं घर पर घुसकर ये हत्या कर देना काफी खौफनाक हो गया था शनिवार के रात को। तो यहाँ का इलाके के जो लोग हैं वो इलाके के लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि घर पर घुसकर बाप और बेटे को जान ले ये तो और ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि जिसमें से आप जो कालू नादाब की बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति अगर बीरभूम का रहने वाला है तो फिर वो मुर्शिदाबाद क्यों आया था और वहां पर जाकर जिस तरीके की जघन्य घटना को अंजाम दिया, तो फिर तो ये लगता है कि ये प्री प्लान था, तभी अलग अलग जगहों से रहने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। जी जरूर, कालू नदाब और इसके साथ साथ दिलदार नदाब, ये दोनों के खिलाफ ये मर्डर का इल्जाम लगा है और इन दोनों को गिरफ्तारी भी की गई है। तो जिसमें से कालू नदाब का घर बीरभूम जिला में कहा जा रहा है और मुर्शिदाबाद जिला के बांग्लादेश के जो बॉर्डर है, बॉर्डर के करीब दिलदार नदाब का घर है। तो कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि ये पूरा मामला एक प्री प्लान था और प्री प्लान करके वो बीरभूम से सीधा मुर्शिदाबाद पहुंच गए और मुर्शिदाबाद पहुंच के इस घर पर हमला किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। उसके बाद बाप और बेटे को घर पर ही धारदार हथियार से मर्डर कर दिया। एक छोटी सी जानकारी आप और दे दें ओंकार की, जो पलायन शुरू हुआ था कि क्या पलायन अभी थोड़ा रुका है और हालात मुर्शिदाबाद में कुछ सामान्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? देखिए, हालात धीरे धीरे सामान्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक सभी हिंदुओं के मन में डर है। पलायन जो शुरू हुआ था शनिवार शाम से लेकर रविवार तक पलायन हुआ था। लगभग 1000 लोग मुर्शिदाबाद को छोड़ते हुए मालदा जिले पे पहुंच गए। मालदा जिले के एक स्कूल पे वो लोग अभी फिलहाल रुके हुए हैं। तो हम लोग आज उस गांव पे भी पहुंचे थे जहां पर पलायन की संख्या सबसे ज्यादा है। तो उस गांव पे देखा गया कि अधिकतर घर में अभी फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि सारे लोग पलायन कर चुके हैं। कुछ बचे कुछ लोग हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और डर के लिए वो लोग जो कह रहे हैं कि बीएसएफ का जो तैनाती है वो तैनाती हर वक्त यहाँ पर रहना चाहिए। यानी इसका मतलब तो ये साफ है कि भले ही 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन लोगों के मन से डर अभी गया नहीं है और इसलिए वो चाहते हैं कि बीएसएफ की वहां पे चौकी हो और जिससे कि उन्हें भी सुरक्षित महसूस किया जा सके। मतलब ये है कि स्थानीय पुलिस से लोगों का भरोसा उठ गया है, इसलिए वो भरोसा कायम करने के लिए भी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्रवाई हो और जो इस तरह के तत्व जो भी हों उनकी गिरफ्तारियां जल्दी से जल्दी हों, वरना वो भरोसा। देखिए, बीएसएफ कब तक रहेगी? बीएसएफ तो एक समय सीमा होती है ना उसकी, केंद्रीय आखिरकार कानून व्यवस्था तो स्थानीय पुलिस को ही संभालनी है। और जो पलायन भी करके अभी किसी स्कूल में शरण लिए हुए हैं उन्हें भी तो वापस लौटना है। देखो, ऐसा है कि ये कोई इतना आसान नहीं है इसको नॉर्मल होना जो कुछ बंगाल में मुर्शिदाबाद में चला है। मैं तो आप लोगों से भी प्रश्न करता हूँ कि किसी हिंदू देवी देवता के मूर्ति बनाने वाले से किसका वैर हो सकता है? उसके पीछे क्या सोच है? इतनी बड़ी भीड़ धुलियान में जा रही है जहां की ये घटना है। बीएसएफ पर भी गोलियां वहीं चली हैं धुलियान में, जहां उसको घोप घोप के चाकू से और मारा गया है। तो ये एक अजीब किस्म का विचार है आईपीएफ और पीडीपीआई का कि आपको अगर देवी देवताओं की मूर्ति बनाने वाला से बैर है तो इसमें 1-2 को पकड़ने और केवल मारने तक ये नहीं है। इसका अस्थाई समाधान ढूंढना पड़ेगा देश में, क्योंकि ये एक अस्थाई वृत्ति बहुत जगह है। बिहार में 2 साल पहले सब पकड़े गए थे, वहां खत्म हो गया। बंगाल में पकड़ना आसान नहीं है, तक जाना होगा। जब जो एनआईए जब वहां जाती है बम विस्फोट का जांच करने, उस पर हमले होते हैं। सीबीआई जाएगी, उस पर हमले होंगे, खदेरा जाएगा। ममता बनर्जी उसके साथ खड़ी होगी, हो जाते हैं। तो अब ये इतना आसान नहीं है। बंगाल के लिए देश को नए सिरे से विचार है, केंद्र सरकार को भी विचार करना है, संगठनों को भी विचार करना है। जो घटना जैसे है जब तक उसको नहीं समझेंगे और ये कहते हुए कि हमको सेकुलरिज्म का तमगा हट जाएगा
अगर नहीं बोलेंगे तो देश में जिससे बड़ी आग पश्चिम बंगाल के माध्यम से देश में लग सकती है। यह केवल पुलिस का विषय नहीं है, पुलिस कानून और व्यवस्था संभालेगी और वो भी वहां कमजोर है। इसके आगे का विषय है कि इसको कैसे इसका निदान किया जाए, क्योंकि बंगाल डायरेक्ट एक्शन डे का क्षेत्र रहा है। गांधी जी को वहां अनशन करना पड़ा है दो जगह जाकर के, तो वो उस समय से एक वहां की धारा है। अब अगली खबर, भारत के निजी हज कोटे में इस साल कटौती को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच सरकार ने खुशखबरी दी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि इस साल भारत का हज कोटा बढ़कर 1,75,025 हो गया है। पहले प्राइवेट एजेंट की गलतियों की वजह से करीब 10,000 मुसलमानों की हज यात्रा अटक गई थी। प्राइवेट एजेंट की वजह से डेडलाइन मिस होने पर सऊदी अरब ने इन लोगों के हज पर रोक लगा दी थी, लेकिन भारत सरकार ने सऊदी अरब से बात करके दोबारा से एंट्री प्रोसेस शुरू कर दिया है और 22-23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। अब आप देखिए, दोनों बहुत अलग अलग तरीके की खबरें हैं विजय जी, लेकिन एक तरफ जहां वक्फ के नाम पर एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि देखिए ना इस सरकार को कैसे मुसलमानों के खिलाफ खड़ी हुई है, तो इसी की माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी जो काम कर रही है, क्या उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? पहले भी हज के जो कोटा है मोदी सरकार में बढ़ाया गया है और उसकी सुविधाओं पर भी बहुत काम किया गया है। लगातार वो काम, सब्सिडी भी बढ़ा दी गई, वही मैं कह रहा हूँ कि सब्सिडी बढ़ाई गई है, सुविधाएं बढ़ाई गई है। और ये जो आपने सवाल किया ना, मैं इस सवाल को ही थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं मानता कि वक्फ को ये मुसलमानों और हिंदुओं के वाला मसला ही नहीं है, जिस पर अभी पहले भी चर्चा हुई। ये मुसलमानों के भी मुसलमानों से जुड़ी खबर है और वो भी मुसलमानों की बेहतरी के लिए खबर है कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको किस तरह से वक्फ का फायदा मिल पाए। एक तो क्या पूरा माहौल ऐसा बनाया गया है, परसेप्शन जो बनाया जाता है वो हिंदू मुस्लिम, तो वक्फ पर मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि सरकार को भी इस पर कोई, हालांकि बहुत लोग नाराज होते हैं, कि सरकार को भी इस पर कोशिश करनी चाहिए कि वक्फ के बारे में ये क्लैरिफाई किया जाए कि ये हिंदू मुसलमानों का मसला नहीं है। जो पश्चिम बंगाल का जो रिपरकशन है वो तो यही है ना, जो रेस्पॉन्स हुआ है, जो लोग नाराज हुए हैं, भले ही वो है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है ना कि ये हिंदू मुसलमानों की बात है और हिंदू जो है वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो उस बात को कैसे कहेंगे। और यदि आपको याद हो तो पहले 3 तलाक को लेकर भी यही बात हो रही थी कि 3 तलाक से जो है मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मुसलमानों की सोसाइटी में क्या कुछ नुकसान हुआ उसमें मुस्लिम समाज का। उससे पहले जब CAA का मसला आया तब भी यही बात हुई थी कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो इस परसेप्शन को खत्म करने में एक तो लंबा टाइम लगेगा और हमारे बहुत सारे मित्र लोग भी हैं वो भी इसमें लगे रहते हैं कि भाई हर चीज़ को आप बनाया जाए, जिसको होम मिनिस्टर ने कहा कि CAA पर मुझे एक आदमी का नाम बताइए जिससे किसी मुस्लिम की नागरिकता खत्म हुई हो, तो वो चाहे वो CAA हो, चाहे वो 3 तलाक हो या फिर वक्फ हो। इस परसेप्शन को जब तक खत्म नहीं कर, और इससे मैं समझ रहा हूँ कि जो मुसलमान नहीं समझता ना वो इस सब में बेवजह शामिल हो जाता है। बेवजह, बिल्कुल मैं इस शब्द से 100% एग्री करती हूँ सर। बेवजह का बवाल है और बेवजह का ही सवाल है, लेकिन जो अच्छी खबरें हैं उन खबरों को देखें, उन्हें समझें, और अगर सरकार आपके हित में कोई काम कर रही है तो उसे एक्सेप्ट करें, और अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आंदोलन करें, लेकिन वैसा नहीं जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है आज। 370 भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। 370 को जो हटाया गया उसको भी इस तरह पेश जुड़ा हुआ था। उसका बंगाल के मुसलमान या महाराष्ट्र के मुसलमान या उत्तर प्रदेश मुसलमान से क्या लेना देना, या हिंदू से भी क्या लेना देना। वो एक राज्य की विशेष अवस्था के में जो प्रावधान थे उनको किया गया। तो इसलिए हर चीज को उसमें एक दिक्कत मालूम क्या आती है कि दिक्कत मुस्लिम जो पोलराइजेशन करने वाले लोग हैं वो तो करते ही हैं। एक दूसरी तरफ जैसे CAA और NRC को जोड़ दिया गया, जिन राज्यों में NRC की जरूरत भी नहीं थी वहां के भी मुख्यमंत्री और नेता के NRC आएगी, ये जबरदस्ती का जो दबाव, उससे ज्यादा कंफ्यूजन फैला जो विजय भाई के। तो दोनों तरफ से इस तरह का जो ध्रुवीकरण की कोशिश होती है इन सारे मुद्दों को लेकर के, उससे ज्यादा भ्रम फैलता है। जो पढ़ ले उसे कोई कंफ्यूजन नहीं, और जिसने नहीं पढ़ा तो फिर वो कहानी कुर्सी की देख ले, कोई कंफ्यूजन है भी तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका, समीर जी, अवधेश जी, विनोद जी।